अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको चैप्टर 1 की एक्सरसाइज करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज बेटे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। आप लोग एक दफ़ा उससे भी ज़रा गो थ्रू लो। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने आपको स्मार्ट सिलेबस सारा पॉइंट आउट करवा दिया है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादातर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही आएंगे। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो कम आते हैं। व्हाट इज़ प्रिसीजन, व्हाट इज़ एक्यूरेसी, ठीक है। और आपके पास जो है डिफरेंट टाइप के जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डायमेंशन आपकी यहाँ पे आएंगी, ठीक है। और ये कंपल्स मतलब एक ज़रूरी ही समझ लें आप क्वेश्चन। डायमेंशन का क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है, आपने डायमेंशंस अच्छी तरह से करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से कोई भी नहीं आता, सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही यहाँ से आते हैं। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी इस चैप्टर की। सबसे पहले एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन है डैट इज MCQs। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे MCQs बेटे हम पहले करेंगे। 1 बाय 1 सारे MCQs मैं आपको कराऊंगी। अपनी बुक का पेज नंबर 14 आप लोग ओपन करेंगे। इस पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिक द करेक्ट आंसर। हर सेंटेंस का, हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन आपके पास गिवन है, आपने राइट ऑप्शन पे टिक मार्क करना है। नंबर 1 है द पर्पस ऑफ स्टडी एंड डिस्कवरीज इन फिजिक्स इज। फिजिक्स में स्टडी और डिस्कवरी का पर्पस क्या है? तो योर राइट आंसर इज पार्ट बी, द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। इस पे आप लोग टिक लगाएंगे। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 1.2 पे। द लेंथ ऑफ द स्टील पाइप इज 0.7 मीटर एंड 0.8 m। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज फॉर एन एक्यूरेसी ऑफ 0.001 m। तो बेटे आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे, जो आप जिस पे आप टिक लगाएंगे, टिक मार्क करेंगे, बताएं क्या है राइट आंसर। समझ आ रही है कुछ कि मैं ही बता दूं ये भी? तो बेटे 1.2 जो है आपका, इसका राइट ऑप्शन है पार्ट डी पे टिक लगाएंगे। पार्ट डी इज योर राइट ऑप्शन, अ वर्नियर कैलिपर। 1.3 पे चलते हैं। द डायमीटर ऑफ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर एंड इट्स रीडिंग इज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल? स्टील बॉल का डायमीटर आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आपको यहाँ पे रीडिंग दी हुई गई है बेटे, मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। वही फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करोगे और आप स्टील बॉल का डायमीटर बेटे यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन, जब आप डायमीटर फाइंड करोगे तो योर डायमीटर विल बी 1.39 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने इस टाइम कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं ये आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इस टाइम सॉल्व करेंगे, ठीक है। The figure shows the reading of a micrometer screw gauge used to measure diameter of a thin rod. One complete turn of the thimble is 0.50 mm and there are 50 lines on the circular scale. The diameter of the rod is, आपने रॉड का डायमीटर कैलकुलेट करना है। योर डायमीटर इज 3.67 mm। नेक्स्ट आपका आता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए मेजरमेंट्स आर डिफाइंड एज 1.5। दे रिफ्लेक्ट एक्यूरेसी, दे आर फिगर्स, ये भी ठीक है। दे आर एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, तो हम डी पे टिक लगाएंगे। ऑल ऑफ द अबव आपका राइट ऑप्शन होगा। 1.6 पे चलो बेटे। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड मास 2500.0 kg इज। यहाँ पे आप बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटे वो कितनी है हमें पता चल रहा है साफ। हम कैलकुलेट करें, अगर आप काउंट करो तो कितनी होंगी बेटे आपकी ही, ये आपकी बनती हैं 5। कितनी बनती है? 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 पे आपने टिक लगाना है, ठीक है। 5 पे यानी कि पार्ट डी पे आप टिक लगाओगे। नेक्स्ट है आपका 1.7। द सम 12 kg plus 2.02 kg plus 5.1 kg अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट प्रिसीजन इज। आप इनका सम करोगे, जो आपका आंसर आएगा आपने उसको अप्रोप्रिएट एक्यूरेसी में जो है जाना और मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पे बताओगे। तो योर आंसर विल बी 19 kg। ए पे आप टिक लगाएंगे, 19 kg आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 1.8 पे।
द आंसर टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन ऑफ द सब्ट्रैक्शन, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आपका आएगा आपने उसको एक्यूरेट प्रिसीजन में एक्यूरेट आंसर लेके आना है, तो डैट इज बी 0.153 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आगे चलते हैं 1.9 की तरफ। द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका भी आंसर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, तो राइट ऑप्शन आपका आता है पार्ट डी। 4.6 पे आप टिक लगाएंगे, ठीक है। द आंसर टू द मैथमेटिकल डिवीजन, आपने डिवीजन करना है और इसका भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है 1.10 का, डैट इज पार्ट ए। 7.5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 7.5 पे आप टिक लगाएंगे। 1.11 द आंसर टू द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन 24.4 m मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5 m टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज, बेटे 11 करवा रही हूँ मैं, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर है आपका पार्ट डी। डी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। डी पे आप लोग टिक लगाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आप सिंपल कैलकुलेटर से करोगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई है, एक्सप्लेन किए हैं, आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका 12 है द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड एनर्जी। बेटे ये हमने की भी है डायमेंशन, फोर्स और एनर्जी की जब रेशो देखें डायमेंशन की, तो वो क्या आती है हमारी पार्ट डी, L-1। ये आपका राइट ऑप्शन होगा, आप डी पे टिक लगाएंगे। आइडेंटिफाई, आगे चलें। आइडेंटिफाई विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, आपने इन चारों पेयर में से बताना है कि किसकी डायमेंशन जो है वो आइडेंटिकल नहीं होती। तो बेटे आपका पार्ट सी, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स की डायमेंशन जो है वो सेम नहीं होती, इस पे आप लोगों ने टिक मार्क करना है। नेक्स्ट आते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 14। द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑफ द सेम 1 ईयर कैलिपर। फिगर 1 शोज द रीडिंग व्हेन द जार्स आर क्लोज्ड, ठीक है। वाइल, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। While figure 2 shows the reading when the solid cylinder is placed between the jars, the length of the cylinder is, आपको रीडिंग्स दे दी हैं और आपको ये बता दिया है, ये आपको रीडिंग दी है, फिगर 1 है और फिगर 2 है। और यहाँ पे आपने देखते हुए बताना है कि सॉलिड सिलेंडर जब इनके जार्स में प्लेस किया जाएगा तो लेंथ कितनी होगी सिलेंडर की, वो आपने बतानी है। 1.14, तो आपकी करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ए पे आप लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे बेटे। 3.26 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। नंबर है 15। द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिटर्मिन्स, लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हमें क्या डिटर्मिन करता है बेटे, ये हमें प्रिसाइज मेजरमेंट देता है, यानी कि पार्ट ए इज योर राइट ऑप्शन। आप इस पर टिक लगाएंगे, प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट। नेक्स्ट लास्ट आपका है पार्ट 16। अ मेजरिंग टेप हैज बीन ग्रेजुएटेड with a minimum scale deviation of 0.2 centimeter, the allowed reading using this tape may be, तो इसका क्या आंसर होगा, डैट इज 80.65। क्या आंसर होगा, 80.65 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको आंसर बताए हैं, सारी कैलकुलेशन नहीं बताई, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं और बहुत ईजी है, आप इसे खुद सॉल्व करो और अगर नहीं आता देन आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे। नंबर 1 है व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स, गिव सम एग्जांपल ऑफ बोथ दीज यूनिट्स। आपके बुक में बेटे बेस यूनिट्स भी दिए हुए हैं। बेस यूनिट्स क्या होते हैं, ये वो यूनिट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। द यूनिट्स विच आर यूज टू मेजर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। और इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने पूरा का पूरा यहाँ पे बेस यूनिट्स का टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। बेस यूनिट्स हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। शुरू में अगर आप लोग आए यहाँ पे आपको ये बेस यूनिट सारे दिए गए, ठीक है। आप यहाँ पे ये बेस यूनिट्स का टेबल जो है वो ड्रॉ करोगे, क्लियर। बेस यूनिट्स और आपने फिर आगे ड्राइव यूनिट्स की डेफिनेशन बतानी है। ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, द यूनिट्स विच आर यूज टू डराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। और फिर आगे आपने ड्राइव यूनिट्स का भी टेबल आपकी बुक में दिया, आपने उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद वो टेबल पूरा का पूरा ड्रॉ करना है, क्लियर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स पूछी हैं लेकिन आप पूरा टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी रिटेन इन द फॉलोइंग, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। आप यहाँ पे बेटे दोनों को अलग अलग बताओगे।
जैसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताती हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग सेवरल नंबर। जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी नंबर को हम सेवरल टाइम बेटे डिवाइड करें, तो रिजल्ट जो आपका आएगा शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एज द नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट इन द कैलकुलेशन। यानी कि अगर सपोज हमारे पास लेंथ है, हमारे पास विड्थ है, तो हमने एरिया फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम एरिया फाइंड करेंगे लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके ना। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने बेटे सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले देख लेनी है। जैसे अगर आपके पास कोई भी लेंथ होती है, सपोज 2.5 है, तो आप उसको क्या कर लोगे, राउंड ऑफ करके लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से आपने लिखनी है, ठीक है। उसको राउंड ऑफ करके 2 कर लेना, 3.42 है तो उसको 3 कर लेना और देन उसको आप जो है वो मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह जब हम किसी भी फिगर्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब भी हम यही रूल करते हैं। हम क्या करते हैं, आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर द रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इन द कैलकुलेशन। यानी कि कैलकुलेशन में जिस नंबर पे लीस्ट डेसिमल आती है ना, वही आप उसके आंसर में भी लिखोगे। और ये जो कुछ मैं अभी बोल रही हूँ ये सारा कुछ आपकी बुक में यहाँ पे राइट है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपकी बुक में ये सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, तो यहाँ पे आपको सारा बताया हुआ है, मैंने आपको बताया भी था। ये देखें कि अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है देन आप कैसे करोगे, ये मैंने अभी बता रही थी, यही आपने राइट करना है। यहाँ पे है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने कैसे करनी है, तो उसमें भी आप ये पॉइंट बताओगे और साथ ही आपने कोई एक का जो है वो एग्जाम्पल दे देनी है, बुक ही में से ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट आता है, हाउ इज वर्नियर कैलिपर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। पीछे चलें, आपने अपना यहाँ पे सारा का सारा जो है वर्नियर कैलिपर के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। उसके स्मॉल स्केल को आपने यहाँ पे डिफाइन करना है, मेन स्केल को डिफाइन करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है लीस्ट काउंट की, और उसके बाद लीस्ट काउंट का यहाँ पे आपने फॉर्मूला भी बेटे राइट करना है। इज दैट क्लियर? अगले क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आपके पास नंबर है, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, राइट करना है। मैं आपको ये लिखवा देती हूँ, बहुत ईजी है। तो बेटे मैं ये आपको करवा देती हूँ, राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। हमारे पास 2 नंबर्स उन्होंने हमें दिए हैं, ठीक है, आपने उनको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। किस तरह से राइट करना है मैं आपको ये बता देती हूँ। हम सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन का नंबर मैं यहाँ पे दे देती हूँ। क्वेश्चन हमारा है बेटे 1.4, ठीक है, 1.4 मैं करवा रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का 1.4, ठीक है। और यहाँ पे नंबर हमें कौन कौन से दिए हैं, पहले मैं नंबर राइट कर लेती हूँ। ए दिया है और बी दिया है, 2 नंबर दिए हैं, ए एंड देन बी, ठीक है। ए नंबर क्या दिया हमें, पहले हम ए लिख लेते हैं। यहाँ पे हम ए लिखेंगे 14143.7। इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब आप करोगे राउंड ऑफ, तो हम पॉइंट को इधर ले जाएंगे। हम क्या कर लेंगे, 1.437 इंटू 10 रेशो, क्योंकि पॉइंट को 2 डिजिट पीछे लेगी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 2 लिख दूंगी। क्लियर? अगला बी नंबर हमें क्या दिया है, 206.4 इंटू 10 रेशो पावर 2। तो इसको भी पॉइंट को मैं 2 नंबर और आगे ले जाऊंगी, तो आपका क्या नंबर हो जाएगा, 2.064 इंटू 10 रेशो पावर 4। इज दैट क्लियर? ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है 1.4 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखें, 1.5 हमें क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपने यहाँ पे करेक्ट प्रीफिक्सेस जो हैं इनके वो राइट करने हैं। 1.5 करवाऊंगी मैं आपको, मैं साथ साथ बेटे सारी कोशिश करूंगी आपको करवा दूं ताकि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम फील ना हो। हम क्या कर रहे हैं, 1.5, ठीक है। पहला नंबर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 580 इंटू 10 रेशो पावर 2 ग्राम। 2 पार्ट्स हैं, मैं ए पार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। इसको जब हम करेंगे करेक्ट प्रीफिक्सेस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, 5.80 इंटू 10 रेशो पावर 4। 2 तो पहले उसकी पावर थी, पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लेगी, 2 डिजिट पॉइंट के बाद आगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। और ये ग्राम था तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में, ठीक है। फिर आपका बी पार्ट है 0.45 इंटू 10 रेशो पावर -5 सेकेंड।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पॉइंट इधर ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा इंटू 10 रेशो पावर, क्योंकि पॉइंट को रिमूव किया तो ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा सेकंड, या सिंपल यहाँ पे 4.5 माइक्रो सेकेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख लो तो भी सही है, इस तरह लिख लोगे तो भी सही है। क्लियर, ये हमारा 1.5 जो है पार्ट वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है बेटे यहाँ पे 1.6 नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द स्पीड v इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बतानी है। ठीक है, बहुत इजी है, मैंने डायमेंशंस अच्छी खासी आपको एक्सप्लेन की थी और बहुत ज़्यादा समझाई थी, बुक वाली भी, और इसके अलावा भी बहुत सारी और एग्जांपल देके भी आपको डायमेंशन समझाने की कोशिश की थी। बहरहाल ये मैं आपको करवा देती हूँ। हमने डायमेंशन फाइंड करनी है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपसे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन यहाँ पे पूछी है। क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन है हमारा 1.6। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 1.6। ठीक है, हम डायमेंशन लिखने लगे हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। पहले यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी जो है उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, मैस आ रहा है, और वो मूव करिए किसके साथ, स्पीड v के साथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर 1/2 यूज हुआ है। 1/2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, 1/2 हैज़ नो डायमेंशन। ठीक है, 1/2 है नो डायमेंशन। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, m मैस है। ठीक है, m क्या है, मैस है, और इसकी डायमेंशन क्या होती थी आपको मैंने बताई थी, कैपिटल M। इसके अलावा v क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है। v क्या चीज़ है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायमेंशन हम क्या लिखते थे, आपको याद है क्या लिखते थे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायमेंशन लिख रही हूँ, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना। t-1 कैसे, v इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, पता है ना, v की तो आपको डायमेंशन आती है ना। अच्छा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ। देखो सिंपल हम ऐसे करते थे ना, s इज इक्वल्स टू वी होता था, ऐसे था, s इज इक्वल टू वी। अगर v फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, वी इधर चला जाएगा, s इधर आ जाएगा। v फाइंड करना तो ये क्या हो जाएगा, s/t हो जाएगा। ऐसे था, हमने डायमेंशंस की थी। दोबारा से एक दफ़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। ये किसका यूनिट है, ये यूनिट है डिस्टेंस का। ठीक है, डिस्टेंस के लिए हम क्या, यानी कि s डिस्टेंस के लिए हमने यूज़ किया है, तो हम इसको करते थे मीटर में फाइंड करते थे डिस्टेंस को, टाइम को सेकंड में करते थे। मीटर किस चीज़ का यूनिट था, लेंथ का। सेकंड किस चीज़ का यूनिट था, टाइम का। और जब ये t ऊपर आता है तो ऊपर आके क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। अब आपको पता चला कि v की डायमेंशन मैंने कैसे फाइंड की थी, तो ये हम v की डायमेंशन ऑलरेडी पहले फाइंड कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डायमेंशन लिखी थी। देखो v की डायमेंशन क्या है, L-t-1। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों डायमेंशंस पुट कर देनी है। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ mv स्क्वायर ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m का m आ जाएगा, फिर v स्क्वायर है तो L-t-1, और यहाँ पे हम स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि v के साथ स्क्वायर था। अब अगर आप इसको ओपन करो, m के ऊपर भी m, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, L2t, माइनस के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो बेटे आपकी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, mL²t-2। और मैंने आपको उस दिन अभी बताया था, बल्कि अभी भी मैं बता रही हूँ आपको कि डायमेंशंस आपकी लाजमी आती हैं। आपने डायमेंशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, आपने इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ है। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। आपको कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं, आपने बताना है कि इन सब के अंदर कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बहुत इजी है बेटे, इतना तो आप लोगों को अब तक आ जाना चाहिए। मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, आपने हर नंबर पे बताना है कि कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैं आपको ये ओरली बताऊंगी, आप इसको समझो। पहला नंबर है हमारे पास 37। पहला नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। तो 3 और 7 यहाँ पे बोथ डिजिट, 3 भी और 7 भी, दोनों के दोनों डिजिट्स यहाँ पे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी हमारे पास,
2 होंगी। क्या होंगी? यहाँ पे 2 होंगी। अगला नंबर देखो, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा जो आपके पास मेजरमेंट है, यहाँ पे देखो 3, 5, 9 और 2, पहले 4 नंबर, ये वाले 4 लास्ट 4 नंबर जो हैं दे आर सिग्निफिकेंट्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर होगा वो कितना होगा? 4 होगा। 4 डिजिट जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, 3, 5, 9 और 2। आगे चलते हैं। आगे देखो तो यहाँ पे जितने भी डिजिट हैं इंक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 दरमियान में आ रहा है ना, तो जितने भी डिजिट हैं इंक्लूडिंग 0 ऑल आर सिग्निफिकेंट बिटवीन डिजिट्स एंड आफ्टर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के बाद वाले भी और इधर वाले भी सारे। तो ये टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप क्या बताओगे? देयर आर 6 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि ऑल डिजिट इंक्लूडिंग 0 बिटवीन डिजिट एंड आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 आंसर होगा इसका। अगला पार्ट है आपका 200.0। यहाँ पे ट्रेलिंग 0 आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल सिग्निफिकेंट होंगे वो कितने होंगे? 1, 2, 3, 4। पॉइंट को भी आपने काउंट करना है। तो यहाँ पे जो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो नंबर होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। आप क्या राइट करोगे? 4 राइट करोगे। क्लियर? उसके बाद लास्ट इस क्वेश्चन हमारे पास आता है पार्ट ए, राइट द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। आपके पास दो चीजें हैं, एक है एंगुलर वेलोसिटी और एक है प्लैंक कांस्टेंट। आपने इन दोनों की डायमेंशन राइट करनी है। ठीक है, बार बार बता रही हूँ, डायमेंशंस को आपको अच्छी तरह आनी चाहिए क्योंकि आपके पेपर में डायमेंशंस आती हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको छोड़ नहीं सकते, इनको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। बहुत ईजी है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, हम कर रहे हैं लास्ट पार्ट 1.8। यहाँ पे मैं हेडिंग दे लेती हूँ 1.8। ठीक है, पहली डायमेंशन है प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक PLANK। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट क्या है? याद है कि भूल गया? E इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करते थे? हम फाइंड करते थे E इज इक्वल्स टू HF, और प्लैंक कांस्टेंट क्या था? ये हमारे पास। ठीक है, और इसको जब हमने फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर लेंगे? E हमारे पास एनर्जी थी, F हमारे पास क्या था? फ्रीक्वेंसी थी, और ये जो H मैंने लिखा वर्ड, दिस इज नोन एज प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट कैसे होगा? ये ऐसे हो जाएगा, E/F हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? E/F, ऊपर E नीचे F। ठीक है, ये पढ़ के आए हैं हम लोग। E क्या होती है? एनर्जी, F क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? दैट इज mL² T-2। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है बेटे? T-1। अब कैसे होती है डायमेंशन? सबकी मैं अलग अलग नहीं बताऊंगी, थोड़ी थोड़ी मैं। देखो, F इज इक्वल टू 1/T, पता है ना? तो ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह एनर्जी की भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखो, यहाँ पे भी हमने एनर्जी लिखी, काइनेटिक एनर्जी लिखी हमने इधर। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन में ऊपर हम करवा चुकी हूँ ना, वही काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन मैंने नीचे उतारी है। हम ऑलरेडी एनर्जी की फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ये वही है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि एनर्जी की डायमेंशन हमने कैसे फाइंड कर ली। इस क्वेश्चन में हमने एनर्जी की डायमेंशन फाइंड की थी। अब इस इक्वेशन में इसको पुट करो। प्लैंक कांस्टेंट किसके इक्वल था? E/F के इक्वल। E की जगह E की डायमेंशन लिखते हैं हम, mL² T-2 डिवाइडेड बाय T-1। अब ये T जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा? ये -2 है, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? -1 आंसर आ जाएगा। आई समझ इस बात की? तो हमारे पास क्या डायमेंशन हो जाएगी? mL² का स्क्वायर आ, और ये ऊपर आया ना, ऊपर जब ये आता है इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, और साइन किसका आएगा? बड़े डिजिट का। तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा? -1। ये क्या होगी? हमारी प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होगी। इज दैट क्लियर? समझ आई है ना इसकी किस तरह से ये हो गई है? अब अगली डायमेंशन जो हमसे पूछी थी वो पूछी थी बेटे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे लिखते थे? हम लिखते थे
ओमेगा इज इक्वल्स टू बाय टी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v बाय आर, जैसे आपको बेहतर लगे। लेकिन यहाँ पे हम जो डायमेंशन करेंगे, ये आपके पास थीटा था, और थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और t जो है वो टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो जब हम थीटा की डायमेंशन करते हैं तो थीटा जो है वो डायमेंशन लेस होता है, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन थीटा की नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे और इसी को हम आगे लेके चलेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू सॉरी एंगुलर, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v ओवर आर। v की डायमेंशन अभी मैंने आपको यहाँ पे करवाई थी, अगर आपको याद हो, ये हमने v की डायमेंशन की थी L_t-1, मैं यही यहाँ पे उतार लूँगी, ये क्या हो जाएगा L_t-1, और यहाँ पे हमारे पास r है, r क्या चीज़ है, r इज़ रेडियस, ठीक है। और रेडियस की डायमेंशन क्या होती है बेटे, l होती है, याद रखनी है आपने, रेडियस की डायमेंशन l होती है। अब क्या होगा, इस l को मैं ऊपर ले जाऊंगी, ये भी l है, ये भी l है, ना भी लेके जाएं तो ये l इस l से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, t-1, ठीक है। तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी बेटे, t-1 हो जाएगी। क्लियर, समझ आ गई इस चीज़ की, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है। काफ़ी बड़ी इसकी एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह कंप्लीट करवा लूँगी मैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, आपने इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस के बेटे साइंटिफिक रीज़न देने होते हैं। नंबर 1 है, वाई डू वी फाइंड इट हेल्पफुल यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल, ठीक है। ये आप बताओगे यहाँ पे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को हम एस्टिमेट करते हैं बाय दीज 2 यूनिट्स, एक किलोग्राम है और एक आपके पास क्या आता है, मोल आता है। किलोग्राम हम तब यूज करते हैं जब हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विदाउट कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हमने मेजर करनी हो, तब बेटे हम लोग किलोग्राम यूज करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि किलोग्राम को हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज करते हैं, बड़े स्केल पे, ठीक है। और जो आपके पास मोल होता है ना, मोल इज यूज्ड एट माइक्रोस्कोपिक, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज होगा मैक्रो पे, और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है वो मोल यूज होता है। जहाँ पे हमें नंबर ऑफ एटम, मालिक्यूल्स या फाइंड करने हो ना, नंबर ऑफ एटम या मालिक्यूल्स, तो वहाँ पे हम मोल यूज करेंगे। और जहाँ पे हमने बड़ी बड़ी चीज़ें जिनमें पार्टिकल्स ना हो, पार्टिकल्स की मेजरमेंट ना करनी हो, तो वहाँ पे हम किलोग्राम यूज़ करेंगे। यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि मैक्रो जो आपकी रीडिंग्स हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, उनके लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, और जो स्मॉल्स आपकी मेजरमेंट्स हैं माइक्रो लेवल्स की, उनके लिए हम मोल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 पे आते हैं। 3 students measure the length of a rod with a scale on which minimum deviation is 1 mm and recorded as, आपको यहाँ पे 3 रीडिंग दी है, which record is correct and why, ये आप यहाँ पे बताएंगे। तो आपने बताना है जो करेक्ट मेजरमेंट है बेटे वो यहाँ पे नंबर 3 है। नंबर 3rd पार्ट जो है दैट इज करेक्ट रीडिंग, क्योंकि स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 1 mm होता है। तो मेजरमेंट जो है इसमें हमारे पास 3 डेसिमल्स हो सकते हैं इन मीटर, तो यहाँ पे आपके पास 3 डेसिमल्स ये वाली रीडिंग आई है ना, तो ये रीडिंग जो है ये करेक्ट रीडिंग है, और यही आपने इसका लिखना है कि ये रीडिंग जो है ये करेक्ट है बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्या बताओगे, बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, और मैचिंग द प्रिसीजन ऑफ स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 1.3, वाई इज किलोग्राम नॉट द ग्राम द बेस यूनिट ऑफ मैस, मैस का बेस यूनिट जो है किलोग्राम क्यों है, ग्राम क्यों नहीं है। तो आप सिंपल बताओगे किलोग्राम इज द बेस यूनिट ऑफ मैस इन ASI units because it is more suitable and practical unit for measuring the mass of common objects। और हमारी डेली आइटम जैसे कि बैग ऑफ शुगर है, ह्यूमन बॉडी है, बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं, इन सब को कन्वीनियंटली हम लोग जो है वो किलोग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं एज रादर देन ग्राम।
अगला आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द इक्वेशन P इज इक्वल टू Q प्लस R. इफ Q एंड R बोथ हैव द डायमेंशन ऑफ MLT, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ P. ठीक है, आपको Q और R की डायमेंशन बता दी है और आपसे पूछा है कि P की डायमेंशन क्या होगी. व्हाट आर द यूनिट ऑफ P इन SI. द डायमेंशन ऑफ Q आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ R. सो नहीं, could we determine dimension of P. क्या हम P की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हाउ. बेटे Q और R की डायमेंशंस यहाँ पे हमें क्या बताई हुई हैं. बोथ Q एंड R हैव डायमेंशन ऑफ MLT. दोनों की डायमेंशंस क्या है? MLT हैं. ठीक है, तो P जो होगा उसकी डायमेंशन भी क्या होगी? MLT ही होगी, क्योंकि ऐसे यूनिट में दिस कॉरिस्पॉन्ड टू किलोग्राम मीटर सेकेंड, यानी कि KGMS है. तो इसकी भी सेम वही डायमेंशन होगी P की जो Q और R की है, यानी कि इसकी डायमेंशन भी क्या होनी है बेटे? MLT ही होगी. ठीक है, क्लियर है. आपने यहाँ पे सिंपल यही आंसर राइट करना है. 1.5 है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ क्लॉक इफ इट हैज हैंड, ओवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड. बी है आवर हैंड एंड मिनट हैंड. अगर आपके क्लॉक में आवर, मिनट और सेकेंड हैंड है तो इसका लीस्ट काउंट जो है वो क्या होगा? 1 सेकेंड होगा. कितना होगा? 1 सेकेंड होगा, बिकॉज द सेकेंड हैंड कैन मेजर टाइम इन सेकेंड्स. ठीक है, क्लियर हो गया. तो पार्ट ए का आंसर क्या होगा कि इसका बेटे जो लीस्ट काउंट है वो क्या होगा? 1 सेकेंड होगा. बी की तरफ चलते हैं, आवर हैंड एंड मिनट हैंड. तो अगर किसी क्लॉक में ओनली आवर और मिनट हैंड्स होंगे तो लीस्ट काउंट कितना होगा? उसका लीस्ट काउंट होगा 1 मिनट. कितना होगा? 1 मिनट. यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे? 1 मिनट राइट करेंगे. क्लियर है बेटे. उसके बाद 1.6 की तरफ चलते हैं. हाउ कैन द डायमीटर ऑफ ए राउंड पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग मीटर रूल विद द सेम एक्यूरेसी एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर. डिस्क्राइब. आपने यहाँ पे सिंपल पहले क्या करना है? डायमीटर का यूनिट अप्लाई करना है. डायमीटर पहले हम फाइंड करेंगे पेंसिल का. डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं? डायमीटर इज इक्वल टू W/N, यानी कि टोटल विड्थ को नंबर ऑफ पेंसिल से आपने डिवाइड करना है. आपका जो आंसर आ जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है? 10 पेंसिल्स जो हमने डिवाइड की थी उनको हम, जो 10 पेंसिल्स हमारी थी ना, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स को जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि 10 है, हम क्या करेंगे? ये देखो बेटे, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ना. इस केस में हमें जो मेथड ज़्यादा एक्यूरेट देता है इसकी रीडिंग, वो क्या होगा कि हम यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर. क्योंकि वर्नियर कैलिपर में जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 1 mm है और ये इफेक्टिवली रिड्यूस हो जाता है. अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 पेंसिल होंगी ना तो हम क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे लीस्ट काउंट को बाय 10. तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो क्या आ जाएगी? 0.1 mm आ जाएगी. हमने सपोज किया कि हमारे पास 10 पेंसिल्स हैं, तो आपको मैंने क्या बता दिया कि हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर से हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग आएगी. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन हमारा है 1.7. How would be the reading differ if the screw gauge is used instead of a vernier caliper to measure the thickness of a glass plate? आपने बताना है कि अगर हम स्क्रू गॉज को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर किसी भी ग्लास प्लेट की थिकनेस मेजर करने के लिए, तो हमारे पास रीडिंग में क्या डिफरेंस आएगा? तो आप सिंपल यहाँ पे बताओगे कि अगर बेटे हम स्क्रू गॉज यूज़ करें इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर प्लेट की थिकनेस मेजर को करने के लिए, तो हमारी रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज आएगी. यानी कि अगर हम स्क्रू गॉज से रीडिंग लेंगे, स्क्रू गॉज से, तो हमारी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट आती है. क्यों एक्यूरेट आती है? क्योंकि स्क्रू गॉज के ऊपर स्मॉलर लीस्ट काउंट है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर. इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रू गॉज है वो वेरी स्मॉल थिकनेस को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल यही आंसर यहाँ पे राइट करोगे. क्लियर हो गया बेटे? समझ आ गई इस चीज़ की. हमने 1.7 भी कंप्लीट कर लिया. उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डैट इज 1.8. राइट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर इफ देयर इज एन एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर इन द वर्नियर कैलिपर. ठीक है,
तो यहाँ पे बेटे आपने रीडिंग बतानी है, आपको यहाँ पे ये रीडिंग दिखाई हुई है, उसी को देखते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, मैं आप लोगों को करवाती हूँ। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.8। मेरी तरफ देखें आप, 1.8 हम क्या कर रहे हैं, 1.8। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1.8। 1.8 कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, पहले मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे। मेन स्केल रीडिंग यानी कि MSR। MSR का मतलब क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, आप अपनी डायग्राम पे यहाँ पे ये ऊपर मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है। मेन स्केल की रीडिंग हम देखेंगे। मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2.7 सेंटीमीटर। अगर आप इधर गौर करो तो 2 के बाद यहाँ पे ये 5 के बाद 2, ये लाइंस आपकी जो है रीडिंग है 2.7 है। उसके बाद हमने क्या देखनी है, अगली रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, VSR। आपको नीचे जो स्केल दिया है वो VSR है, उसकी रीडिंग हमने देखनी है। जो आपकी ऊपर लाइन के साथ लाइन कंसाइड करी है वो क्या होगी हमारी, हम उसको उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 × 0.01। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों रीडिंग्स को क्या करना होता है बेटे, इनका टोटल करना होता है, यानी कि दोनों रीडिंग्स को हमने ऐड करना है, MSR प्लस VSR। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2.7 प्लस 0.09। आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.79। ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि यहाँ पे जीरो एरर क्या था। हमें क्वेश्चन में जीरो एरर दिया गया और क्वेश्चन में हमें जीरो एरर क्या दिया था, 0.02। तो हम क्या करेंगे, अपनी इस रीडिंग में से जीरो एरर माइनस कर लेंगे, तो वो हमारी क्या होगी, करेक्ट रीडिंग होगी। करेक्ट रीडिंग हम कैसे माइनस करेंगे, जो हमारी करेक्ट रीडिंग हमने कैसे फाइंड करनी है, जो हमारी एक्चुअल यहाँ पे टोटल आया नंबर, उसमें से हमने जो हमारा एरर है 0.02 बेटे आपको क्वेश्चन में एरर दिया हुआ है, उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, 2.77 सेंटीमीटर। तो आपकी जो करेक्ट लेंथ होगी सॉलिड सिलेंडर की वो कितनी होगी, 2.77 सेंटीमीटर हो जाएगी। इज दैट क्लियर। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया आज। यहाँ पे हम पीछे चलें तो MCQs हमने कंप्लीट कर लिए, पार्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन के फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। सारे के सारे आपने अपनी अपनी नोटबुक्स पर उतार लेने हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी लेक्चर आज का। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपनी बाकी एक्सरसाइज जो रहती है उसी को कंटिन्यू करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।